हुमायूं का असल नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद था। वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बड़े बेटे थे और मुग़ल सल्तनत के दूसरे बादशाह थे। वो मार्च 1508 को काबुल में पैदा हुए। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक हुकूमत की और फिर 1555 से 1556 में अपनी वफ़ात तक हुकूमत की। हुमायूं ने तुर्की, अरबी और फ़ारसी सीखी। इसके अलावा वो मज़हब, फ़लसफ़ा, रियाज़ी, फ़ल्कियात और फ़नून लतीफ़ा का भी मुताला करते थे। उन्हें हथियारों को मौसर तरीके से चलाने और इंतज़ामिया के काम को मौसर तरीके से चलाने की तरबियत दी गई। उसने पानीपत और खानवा की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी कामयाबियों की वजह से बाबर ने उसे हिसार फिरोज़ा और आलमी शोहरत याफ्ता कोहनूर हीरे की पेशकश की। अपनी बीमारी के दौरान बाबर ने उसे अपना जानशीन करार दिया था और अपने वजीरों और रिश्तेदारों को उसके वफादार और फर्माबरदार रहने की हिदायत की थी। लेकिन बाबर के बाज़ वजीर उसकी वसीयत पर राज़ी नहीं हुए क्योंकि वो हुमायूं के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। चुनाचे बाबर के वजीर आज़म अमीर निज़ामुद्दीन अली खलीफा ने मेहदी ख्वाजा को तख्त पर बिठाने की साजिश रची, जो बाबर के भिनोई थे, लेकिन ये साजिश नाकाम हुई। हुमायूं दिसंबर 1530 को बरसगीर पाक व हिंद में तख्त दिल्ली और मुग़ल सल्तनत के दूसरे बादशाह बने। हुमायूं 22 साल की उम्र में इक़्तिदार में आए, लेकिन उसका दौर हुकूमत मुश्किलात से दो चार था। हुमायूं के मुग़ल सल्तनत के तख्त पर बैठने के बाद उसके कई भाई उसके खिलाफ उठ खड़े हुए, लेकिन हुमायूं ने दिलेरी के साथ तमाम मसाइल का डट कर मुकाबला किया। बादशाही ओहदे को यकीनी बनाने के लिए खुद को काबिल साबित करने की कोशिश की। उनकी हुकूमत के दौरान हुमायूं ने मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की को बढ़ाने की कोशिश की। उसने तिजारती रास्तों को बेहतर बनाने के लिए मंसूबे बनाए और तिजारत को फ़रोग़ दिया। उन्होंने मुल्क में इदारों को मुस्तहकम किया और अदलिया के निज़ाम को तरक्की दी। बहुत सी मुश्किलात के बावजूद ये हुमायूं की काबिलियत की नुमायाँ मिसालें हैं। अपने दौर हुकूमत में हुमायूं को कई फौजी तनाज़ात का सामना करना पड़ा और मुख्तलिफ जंगों में मसरूफ़ रहे। हुमायूं के दौर में होने वाली चंद मशहूर जंगें: चौसा की जंग 26 जून 1539 को मौजूदा बिहार, हिंदुस्तान के गांव चौसा के करीब वाक़ हुई। बरसगीर पाक व हिंद में मुग़लिया सल्तनत की तोसी के इब्तदाई मराहिल के दौरान ये एक अहम जंग थी। ये जंग एक अफ़गान हुक्मरान शेर शाह सूरी की अफवाज और मुग़ल बादशाह हुमायूं के दरमियान लड़ी गई। मुग़ल सल्तनत के बानी बाबर की वफ़ात के बाद 1530 में उसका बेटा हुमायूं तख्त पर बैठा। ताहम उसकी हुक्मरानी को इलाकाई बगावतों और अंदरूनी तनाज़ात समेत बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी हुमायूं के एक नुमाया मुखालिफ के तौर पर उभरा और शुमाली हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश की। शेर शाह सूरी बाबर के मातहत मुग़ल इंतज़ामिया की सफ़ों में से निकला था और बाद में बिहार का गवर्नर बना। उसने मुग़लिया सल्तनत की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया और हुमायूं के इक़्तिदार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और जल्दी मुख्तलिफ इलाकाई हुक्मरानों और वज़ीरों की हिमायत हासिल कर ली, जो हुमायूं की हुक्मरानी से मुतमईन नहीं थे। 1539 में शेर शाह सूरी ने दरिया गंगा के जनूबी किनारे पर वाक़े चौसा के मकाम पर हुमायूं की अफवाज का मुकाबला किया। शेर शाह की फ़ौज अच्छी तरह से नज़्म ज़ब्त और जंग में माहिर थी, जबकि हुमायूं की फ़ौजें अंदरूनी तकसीम का शिकार थीं। जंग के दौरान शेर शाह सूरी ने एक बेहतरीन हिकमत अमली को नाफिज किया। उसने बड़ी तादाद में जंगी हाथियों को तैनात किया, जिन्होंने मुग़लों की तश्कील को तोड़ने में अहम किरदार अदा किया। हुमायूं की फ़ौज हमले का मुअस्सर तरीके से मुकाबला करने में नाकाम रही और मुग़ल शहनशाह खुद जख्मी हो गए। चौसा की जंग के नतीजे में शेर शाह सूरी को फैसलाकुन फतह हासिल हुई। हुमायूं को फरार होकर फारस में पनाह लेने पर मजबूर किया गया, जिससे मुग़ल सल्तनत को एक अहम धचका लगा। शेर शाह सूरी ने शुमाली हिंदुस्तान में अपनी ताकत को मुस्तहकम किया और सूरी सल्तनत को कायम किया, जिसे अफ़गान सल्तनत भी कहा जाता है। उसके दौरे हुकूमत ने इंतज़ामी और फ़ौजी इस्लाहात मुतारिफ करवाईं। अगरचे हुमायूं ने बिलाखिर फारस में सब्ती ख़ानदान की मदद से मुग़ल सल्तनत को दोबारा हासिल कर लिया, लेकिन चौसा की जंग ने शेर शाह सूरी की फ़ौजी ताकत का मुज़ाहरा किया। 1540 में कनूज की लड़ाई एक अहम जंग थी, जो मुग़ल दौर में शुमाली हिंदुस्तान में हुई। ये दो ताकतवर इलाकाई हुक्मरानों शेर शाह सूरी और दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं के दरमियान लड़ी गई। शेर शाह सूरी असल में हुमायूं के वालिद बाबर की खिदमत में एक वजीर था। बाबर की मौत के बाद शेर शाह सूरी ने बिहार और बंगाल के इलाकों पर कब्जा कर लिया, एक आज़ाद मुमलिकत कायम की। उसने वसी इलाकों पर अपना असर और रसूख बढ़ाया और मुग़ल सल्तनत के लिए एक अहम खतरा बन गया। 1539 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं की फ़ौज के खिलाफ हमला किया, उन्हें दिल्ली से बाहर धकेल दिया। हुमायूं को हिंदुस्तान के मगरबी हिस्सों की तरफ पीछे हटने पर मजबूर किया गया।
گیا۔ 17 مئی 1540 میں ہمایوں نے کمزور اور مایوسی کی قوت کے ساتھ شیر شاہ سوری سے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ دونوں فوجوں میں کنوج شہر کے قریب جنگ ہوئی، جو کہ موجودہ اتر پردیش ہندوستان میں واقع ہے۔ شیر شاہ سوری نے جدید فوجی حکمت عملی استعمال کی، جس نے ان کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے گھڑ سوار دستے اور اونٹوں پر سوار توپ خانہ بھی استعمال کیا۔ ان چالوں کی وجہ سے اس نے ہمایوں کی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ ہمایوں اپنے دو بھائی عسکری مرزا اور ہندال مرزا کو ساتھ لے کر کنوج کے میدان میں گئے۔ ہمایوں کا توپ خانہ اپنی صلاحیت ثابت نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ ہمایوں کی طرف سے حکمت عملی کی غلطیوں اور غلط فیصلے لینے کی وجہ سے ایک بار پھر شکست دوچار کر دیا۔ شیر شاہ نے کنوج کی جنگ میں مغل فوج کو دوسری بار شکست دی۔ ایک بار پھر ہمایوں اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگا اور واپس آگرہ چلا گیا۔ جنگ کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنی طاقت کو مضبوط کیا اور اپنی سلطنت کو بڑھانا جاری رکھا۔ سرہند کی جنگ ہمایوں اور سکندر شاہ سوری کے درمیان ہوئی۔ 1555 میں ہمایوں نے سرہند پر قبضہ کرنے اور شمالی ہندوستان پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا۔ ہمایوں کے قابل اعتماد جنرل بیرہم خان کی قیادت میں مغل فوج نے سرہند کی طرف کوچ کی۔ سکندر شاہ سوری مغل فوج کے قریب آنے سے واقف تھا۔ اس نے اپنا دفاع تیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ لڑائی سرہند کے قریب ایک گاؤں میں واقع ہوئی۔ مغلوں کے پاس ایک اچھی تربیت یافتہ اور نظم و ضبط والی فوج تھی، جو توپ خانے اور بے شمار اسلحے سے لیس تھی۔ دوسری طرف سکندر شاہ سوری کی افواج افغان اور راجپوت جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ اس جنگ نے مغل فوجی حکمت عملیوں کے تاثر کو بھی ظاہر کیا، جس میں توپ خانے اور گھوڑ سوار بھی شامل تھے۔ انہوں نے سوریوں کے دفاع پر بمباری کی، جس سے کافی نقصان ہوا۔ بیرام خان کی قیادت میں مغل گھوڑ سوار فوج نے ایک شدید حملہ کیا، جس سے دشمن کی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی۔ سوری بہادری سے لڑے، لیکن سکندر کو مغل فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ شمالی مشرقی پنجاب میں پہاڑیوں کی طرف پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ فاتح مغلوں نے دہلی کی طرف کوچ کیا، اس پر قبضہ کیا اور ہندوستان میں اپنی سلطنت دوبارہ قائم کی۔ نصیر الدین محمد ہمایوں دوسرے مغل بادشاہ تھے، جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں ایک وسیع سلطنت پر حکومت کی۔ 1555 میں ہمایوں کی جلا وطنی ختم ہوئی۔ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے اور اپنی سلطنت کھونے کے بعد ہمایوں نے تقریباً 15 سال جلا وطنی میں گزارے اور پھر اس نے دہلی کا تخت واپس حاصل کر لیا۔ ہمایوں کے نام کا مطلب خوش قسمت ہے، لیکن وہ دہلی کے تخت پر بیٹھنے والے بدقسمت بادشاہوں میں سے ایک ثابت ہوا۔ سلطنت کے ساتھ ساتھ اسے بہت سی مشکلات وراثت میں ملی، لیکن زیادہ دیر تک اپنی فتوحات کے ثمرات سے لطف اندوز ہونا ان کے نصیب نہیں ہوا۔ ان کا انتقال 26 جنوری 1556 کو لائبریری کی چھت سے حادثاتی طور پر گرنے سے ہوا۔ ہمایوں کا 13 سالہ بیٹا جلال الدین محمد اکبر اپنے والد کی وفات کے بعد مغل تخت کا بادشاہ بنا، تاہم ان کی کم عمری کی وجہ سے بیرام خان نامی ایک کمانڈر کو ان کی طرف سے حکومت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔